कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन जिसे अंग्रेजी में एक्सक्रीशन भी कहा जाता है। ये एक्सक्रीशन यानी जो उत्सर्जन है, जो जैव प्रक्रम होता है यानी कि लाइफ प्रोसेस, इसका बहुत ही एक अभिन्न अंग है। जैव प्रक्रम में हम लोगों ने अब तक 3 चैप्टर इसमें पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर था पोषण, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जीव कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने से क्या फायदे होते हैं, मतलब क्यों करना पड़ता है, किस तरीके से उसका पाचन होता है, किस किस अंग की उसमें अहम भूमिका होती है, किस तरीके से उसका जो है निष्कासन होता है, कौन से एंजाइम इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं उसको पचाने के लिए, ठीक ना। इसके बाद इसका जो अगला चैप्टर था जिसका नाम था श्वसन। श्वसन के दौरान हम लोगों ने श्वसन के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है इसमें जाना था, संपूर्ण इसके डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मानव श्वसन तंत्र किस तरीके से काम करता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने तीसरा चैप्टर यानी कि परिवहन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में जाना था हृदय का कार्य, किस प्रकार से हृदय कार्य करता है, हृदय के कितने कोष्ठ हैं, कहाँ पे ब्लड आता है, किस तरीके से आगे जाता है, धमनी क्या होती है, शिराएं क्या होती हैं, महाधमनी महाशिरा का क्या रोल होता है, पल्मोनरी धमनी क्या होती है यानी फुफ्फुस, शिरा और धमनी। एंड इसके साथ साथ और भी हम लोगों ने डिटेल में काफी चीजें पढ़ी थी। रक्तचाप कैसे बढ़ता है, बढ़ने को क्या कहते हैं, है ना। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियोस तो प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसका जो आखिरी चैप्टर है जिसका नाम होगा उत्सर्जन। उत्सर्जन के बारे में हम लोग आज जो है विस्तार में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन होता क्या है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारे शरीर में ना अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं, रिएक्शंस होती रहती हैं। सपोज कीजिए कि हमारे शरीर के अंदर जैसे कि ग्लूकोज का बनना है, या फिर अन्य भी किसी भी प्रकार की रिएक्शन हो रही है, एटीपी टूट रहा है, एडीपी बन रहा है, कुछ भी अभी क्रिया होती है तो वहां पे कुछ ना कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सुनिए, कुछ ना कुछ वहां पे बाई प्रोडक्ट जरूर निकलता है। बाई प्रोडक्ट कई बार आपके लिए यूजफुल भी होता है, ज्यादातर जो होता है यूजलेस होता है, ठीक ना। जैसे कि अगर मान के चलते हम लोग, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं बन रहा है, ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है और वहां पे जो है बाई प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर को कोई जरूरत नहीं है, तो उसका हमारे शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। अगर हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो अनेक प्रकार की जो है बीमारियों को हम लोग न्योता दे रहे होंगे, अनेक प्रकार की बीमारियों से हम लोग ग्रसित हो सकते हैं। तो यहाँ पे आवश्यकता होता है कि जो भी ऐसे पदार्थ हैं जिसका हमारे शरीर को जरूरत नहीं है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। तो ये जो बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। यानी कि कुछ ऐसा पदार्थ जिसका हमारे शरीर के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है उसको शरीर से बाहर निकाल देना, इसी प्रोसेस को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में जो है एक उत्सर्जी पदार्थ होता है और एक उत्सर्जी अंग होता है, जो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यही स्टार्टिंग में ही क्लियर होना चाहिए ताकि आगे अभी आपको आगे पढ़ते हुए कोई समस्या ना आए। उत्सर्जी अंग और उत्सर्जी पदार्थ। अब देखिए, जब उत्सर्जन की क्रिया होती है तो उस दौरान जो पदार्थ बाहर निकलता है, जैसे कि हम श्वसन कर रहे हैं, सांस को जब बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। और जिस अंग से वो बाहर निकलता है, जैसे कि वो फेफड़े के रास्ते होते हुए नाक से बाहर निकल रहा है, तो फेफड़ा क्या हो गया, इसका उत्सर्जी अंग होगा। ऐसे हमारे शरीर के अंदर 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। कितने उत्सर्जी अंग होंगे? 5 गो। इसमें त्वचा होता है, आंख होता है, नाक होता है, और क्या होता है, क्या बोल रही है, ब्रिक होता है, सही बोल रही है लड़की है, कान आ जाएगा, और सॉरी, ब्रिक होगा और त्वचा होगा। त्वचा ऊपर लिख दिए क्या? 3 4 5 हो गया। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग।
त्वचा है, त्वचा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा त्वचा ही पाया जाता है। आपके शरीर की जो बाहरी सतह है, जो इसी को त्वचा बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको स्किन बोला जाता है। इसकी दो लेयर होती है, डर्मिस और एपिडर्मिस। उसका जो है एक अलग से वीडियो बना देंगे हम। अभी हम लोग सिर्फ इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। त्वचा के रास्ते से भी हमारे शरीर से बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ जो है बाहर निकलते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देखिए, गर्मी का समय चल रहा है, पसीना जो बाहर आता है शरीर से, तो पसीना क्या है, एक उत्सर्जी पदार्थ है। और जो है त्वचा से बाहर निकल रहा है, तो त्वचा को हम लोग उत्सर्जी अंग कहेंगे। जैसे कि जो त्वचा है, त्वचा से यहाँ पे नमक भी बाहर निकलता है आपके शरीर से। अब आप लोग बोलिएगा कि नमक कैसे निकलेगा। तो जैसे कि हम जो कपड़े वगैरह जो भी पहनते हैं, अभी गर्मी का समय है, तो वहां पे आप लोग देखे होइएगा कि सफेद सफेद के चिटियां पड़ जाती हैं, मतलब कि निशान सब पड़ जाता है, तो नमक ही आपके शरीर से बाहर निकला होता है उस समय। तो त्वचा भी क्या है, एक उत्सर्जी अंग है। और यहाँ से जो है पसीना बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकलता है, नमक बाहर निकलता है। इस प्रकार से जो है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन होता है शरीर से। आंख होती है, आंख से देखे होंगे आप लोग, कीचड़ वगैरह बाहर निकलता है, तो कीचड़ भी क्या है, एक उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक ना। नाक से आप लोग देखे होइएगा, नाक में यहाँ पे जो मैल वगैरह जमा हो जाता है, या फिर बलगम वगैरह, जो कफ जिसे हम बोलते हैं, वो जब इकट्ठा हो जाता है फेफड़े में, तो उससे क्या है, उसके यहाँ पे ना नाक की जगह हमको यहाँ फेफड़ा लिखना था, बाय मिस्टेक हम यहाँ पे जो है नाक लिख दिया। तो जो बलगम होता है उसको भी बाहर निकालते हैं ऐसे नाक की तरफ से दबा के पूरे प्रेशर के साथ, है ना। तो यहाँ पे जो है फेफड़ा, जो उसका प्रेशर है वो फेफड़ा से ही होता है। तो फेफड़ा भी क्या है, एक उत्सर्जी अंग है। कान से भी आप लोग देखे होइएगा, कान से मैल वगैरह निकलता है, सीरम बाहर निकलता है, तो कान भी जो है एक उत्सर्जी अंग है। वृक्क जो होता है, इसका भी बहुत अहम योगदान होता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, रिएक्शंस हो रही है, उसमें जो ज्यादातर जो पदार्थ है ना, जैसे यूरिया, अमोनिया, इन सबको बाहर निकालने के लिए जो है वो ये सारी चीजें आपको यूरिन यानी पेशाब के थ्रू आपके शरीर से बाहर निकलती है। तो जो वृक्क यानी कि जो किडनी है, इसी यूरिन को बनाने का काम करती है, पेशाब को बनाने का निर्माण करती है, काम करती है। और आपके शरीर का जो ज्यादातर जो उत्सर्जी पदार्थ है, यही से बाहर निकलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे की स्लाइड में। ये जो आप चित्र सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको हम लोग मानव उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। तंत्र शब्द के बारे में हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि तंत्र किसे कहते हैं, बताएगा कोई? चलिए कोई बात नहीं। जब एक से अधिक अंग मिलकर एक साथ किसी एक कार्य को जो है समाप्त करते हैं, एक कार्य को अंजाम देते हैं, उससे हम लोग उस काम का अंग तंत्र कह देते हैं। जैसे ये सभी अंग मिलकर जो है यहाँ पे उत्सर्जन का काम कर रहे हैं, तो इन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे? उत्सर्जी तंत्र, ठीक ना। इसमें देखिएगा आप लोग कि मानव उत्सर्जी तंत्र में जो है किडनी सबसे अहम रोल में होता है। किडनी आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये वाला सेम के बीज के आकार की होती है। किस आकार की होती है? सेम के बीज के आकार की होती है। इसकी संख्या मानव शरीर में 2 होती है। किडनी आपके जो है उदर गुहा के नीचे, यानी कि यहाँ पे बैक साइड, यहाँ पे उपस्थित होती है किडनी। किडनी की संख्या कितनी होगी? 2 होती है। किडनी की संख्या 2 होती है। किडनी से आप लोग देखिएगा जो है प्रत्येक किडनी से एक एक जो है नलिका नीचे निकल रही है। प्रत्येक किडनी से एक एक नलिका नीचे निकल रही है, ठीक ना। इस नलिका का नाम होता है मूत्रवाहिनी। नलिका का नाम होगा मूत्रवाहिनी, अंग्रेजी में इसको यूरेटर कहते हैं हम लोग। नीचे जाके एक यहाँ पे एक और आपका एक अंग है जहां पे पाइप जाके कनेक्ट होती है, और किडनी से जो भी उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, यानी यूरिन, आपके शरीर में जो पेशाब का निर्माण हुआ है वो जो निकलता है, वो जाके इसी ब्लेडर में इकट्ठा होता है। इसको हम लोग मूत्राशय भी कहते हैं। यहाँ पे इकट्ठा होता है। ये जो आप किडनी देख रहे हैं, किडनी के यहाँ ऊपरी हिस्से पे एक ग्रंथि भी होती है, जिसका नाम होता है एड्रीनल ग्रंथि, जिसे हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे ग्रंथि वाले चैप्टर में, लेकिन अभी आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दिए। किडनी के ऊपर जो यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम होता है एड्रीनल ग्रंथि। इसका प्रोसेस क्या होता है उसको समझते हैं। यहाँ पे आपको जो है नलिकाएं दिख रही होंगी। एक है नलिका यहाँ पे वेना कावा, एक है एओर्टा, एक है एओर्टा। एओर्टा को हम लोग धमनी भी कहते हैं। कई जगह आप इसको रीनल धमनी पढ़िएगा। तो जो रीनल धमनी है वो क्या करती है, आपके शरीर से ब्लड को लेकर आती है किडनी के अंदर।
शरीर से किडनी के अंदर ब्लड को लेकर आती है। और ये देख रहे हैं आप लोग, ये इस तरीके से ये नलिका जो है प्रवेश कर रही है आपकी किडनी के अंदर। किडनी में रक्त को लेके जाने का काम करती है रीनल धमनी। रीनल धमनी जब जो है ब्लड को यानी रक्त को लेके जाएगी ब्रिक के अंदर, किडनी के अंदर, तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, जो नेफ्रॉन ये छानने का काम करते हैं। उसमें से अशुद्धियां जो है उसको छान के अलग करने का काम करते हैं। नेफ्रॉन को हम इस टॉपिक के बाद अभी आगे पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन जो क्या करते हैं उसको छान के अलग करते हैं। और उसके बाद जो क्या होता है, जो बाकी रक्त है, शेष रक्त जो है, यानी कि जो सही रक्त है, शुद्ध कह सकते हैं आप लोग, उसको दोबारा यहां से भेज दिया जाता है। ये आप नलिका देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक, जिसका नाम क्या है, वेना कावा। वेना कावा, जिसे हम लोग बोलेंगे रीनल सीरा। रीनल सीरा, रीनल सीरा से ये वापस चला जाता है। जो अशुद्धियां यानी कि जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या होगा, मूत्रवाहिनी से होते हुए कहां पहुंचेगा, मूत्राशय में। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि किडनी में रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है। किडनी में रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे परिवहन वाले चैप्टर में कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि ऐसा रक्त जिसमें क्या है, ऑक्सीजन है, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन है, उसे हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। बात को समझ रहे हैं आप लोग? तो हम इसे शुद्ध अशुद्ध रक्त इसको नहीं कहेंगे। बात को समझ रहे हैं आप लोग? जो इसमें उत्सर्जी पदार्थ है, जो इसमें उत्सर्जी पदार्थ है उसको छान के अलग करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग चाय बनाते होंगे घर पे, तो चाय छन्नी से छानते हैं ना, चाय छन्नी से छानते हैं। जो चाय पत्ती वगैरह है, इलायची वगैरह या अदर जो भी आप लोग इसमें पदार्थ डालते हैं, उसको चाय छन्नी के ऊपर रह जाता है, उसको आप सेपरेट आउट कर देते हैं, फेंक देते हैं। बाकी जो चाय है उसको गिलास में डाल के पी लेते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार जो है किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो है वो छानने का काम करता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे उसको छाना जाता है, शुद्धिकरण नहीं किया जाता है। तो यदि आपसे कोई कहता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, फेफड़े में होता है, फेफड़े की कुपिका में। वीडियो एक बार आप लोग फिर से देखिएगा पिछला, ठीक ना। और किडनी के अंदर रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है। आपकी किडनी की जो कैपेसिटी होती है ना, एक दिन में लगभग 16 लीटर जो है पानी को फिल्टर कर सकता है। कितना? 16 लीटर। यानी कि जो घर में गिलास होता है वो सबके घर पे ही वाला होगा, 250 ml वाला, लगभग 250 ml वाला गिलास होता है। उस गिलास से आप 64 गिलास भी पानी पीते हैं तो आपको किडनी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से छान लेगा 64 गिलास तक, ठीक ना। पानी पीना चाहिए, पानी पीजिएगा तो उत्सर्जन जो है पर्याप्त मात्रा में होगा, आपके शरीर के सभी अंगों को जल भी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा, अनेक प्रकार की बीमारियों से आप जो है ना दूर रहेंगे, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में आपको जो है जल पीते रहना चाहिए। आगे पढ़ते हैं हम लोग नेफ्रॉन के बारे में। अब ये जो किडनी होती है, किडनी के अंदर क्या नेफ्रॉन होते हैं। किडनी के अंदर कौन होते हैं, नेफ्रॉन। काम तो किडनी के अंदर हो रहा है, लेकिन किडनी के अंदर नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन ये काम करते हैं। समझ रहे हैं? किडनी की अगर कोई इकाई पूछे या उत्सर्जन तंत्र की इकाई पूछे तो उसका सही उत्तर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, ठीक है ना। प्रत्येक किडनी में लगभग जो है 10 लाख की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। लगभग 10 लाख की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगर मिलियन में पूछेगा तो 1 मिलियन होगा, मिलियन में पूछेगा तो 1 मिलियन होगा। कई बार ऑप्शन ऐसे दे देते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ पे 10 मिलियन पे ऑप्शन टिक मार देते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है, लाख में पूछे तो 10 लाख, और मिलियन में पूछे तो 1 मिलियन। कितना मिलियन? 1 मिलियन। प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन क्या होते हैं, यहाँ पे नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन जो है ये अब छानने का काम करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, नेफ्रॉन की जो संरचना है, पहले संरचना देखते हैं फिर इसका काम देखते हैं। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको अभी हम काला कर रहे हैं, आप दिख रहे हैं, इसका शुरुआत यहां से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोमेन सपोर्ट।
बोमेन संपुट, जो देखने में लगता है प्याले की तरह। प्याला देखे ना, वो शराब वगैरह पीता है सब इंग्लिश फिल्म में ऐसा कुछ रहता है, ऐसे हाथों से पकड़ के पीता है सब, ऐसे देखने में कुछ इसका आकार वैसा ही होता है। बोमेन संपुट का देखने में जो इसका आकार है, जहां से प्रारंभ हो रहा है, वो प्याले की तरह होता है। यहां से आप देखिएगा आगे एक नलिका निकली है बाहर, ठीक ना, और जो आगे बढ़ते हुए पहले तो नीचे की तरफ जा रही है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, और इसी क्रम में आगे जाके वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यानी कि संग्राहक नलिका से मिलती है। आप जो यहाँ पे ये देख रहे हैं, जो नलिका नीचे जा रही है तथा ऊपर जा रही है, यहाँ पे और भी नलिकाएं इससे सटी होती है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये नीले रंग की है, और यहाँ पे जो है लाल रंग की है, ठीक ना। एक वेन होती है, एक आर्टरी होती है। वेन यानी कि सिरा, और आर्टरी यानी कि धमनी। जो नीचे वाला इसका हिस्सा है, ये पीले वाली नलिका का, इसको हम लोग लूप बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। हेनले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में जो है विस्तार में बताया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है लूप ऑफ हेनले। इसका प्रोसेस देखते हैं हम लोग किस तरीके से ये जो है काम करता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो प्याले जैसी जो रचना है, जिसे हमने पढ़ा था बोमेन संपुट, तो बोमेन संपुट के अंदर एक लाल रंग की ऐसी कोई संरचना आपको दिखाई दे रही है, दिख रहा है? इसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। तो इसी ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है। आएगा किस नलिका से? अभिवाही नलिका से, अभिवाही नलिका से, और यहां से बाहर निकलता है अपवाही नलिका से। यहां ध्यान दीजिएगा, अभिवाही और अपवाही, अदरवाइज यहां पे बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। अभिवाही नलिका से आएगा, और यहां से बाहर किस नलिका से निकल रहा है? अपवाही नलिका से। अब देखिए क्या होता है, जब ब्लड आता है अभिवाही नलिका से, तो अभिवाही नलिका का जो व्यास होता है ना, व्यास समझते हैं, पाइप की जो चौड़ाई होती है वो अधिक होती है, और जो अपवाही होती है इसका जो व्यास होता है वो कम होता है, यानी इसकी चौड़ाई कम होती है। तो जब ब्लड आता है अभिवाही नलिका से, तो आराम से मस्ती में एकदम आ रहा है। लेकिन आगे चल के क्या होगा, मान लीजिए यही पाइप है, और इसका आगे से हम लोग क्या करें, यहाँ पे चौड़ाई जो है उसको कम कर दें हम लोग। सपोज कीजिए इसका हम लोगों ने यहाँ पे चौड़ाई एकदम से कम कर दिया, तो यहां से तो ब्लड एकदम मस्ती में आराम से नॉर्मल स्पीड में आ रहा था, लेकिन आगे जैसे ही इसकी नलिका पतली होगी, इसका दाब क्या होगा? बढ़ने लगेगा। प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। प्रेशर बढ़ेगा तो और तेज गति में यहां से निकलेगा, तेज गति में निकलेगा, और यहाँ पे जो बोमेन संपुट है वो यहां से क्या करेगा? इसको अवशोषित करने लग जाता है। इसको क्या करेगा? अवशोषित करने लग जाता है। और ये हाई प्रेशर पे, यानी कि प्रेशर यहां बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। हाई प्रेशर पे अवशोषण को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, और ये वाला प्रोसेस होता है आपका यहाँ ग्लोमेरुलस। यही पहला स्टेप है इसका। अभिवाही नलिका लेके आई है, कौन लेके आया है? अभिवाही नलिका। इसका व्यास क्या है? अधिक है, नलिका अधिक चौड़ी है, ठीक ना। तो यहाँ पे नॉर्मल स्पीड से आता है ब्लड, लेकिन यहाँ जिस नलिका से बाहर निकलते हैं उस नलिका का व्यास कम है, यानी कि वो क्या है? पतली है। अब पतली होने के कारण यहाँ पे प्रेशर अधिक हो जाता है, जिससे यहाँ पे अवशोषण और अधिक अच्छे तरीके से होता है। अवशोषण ये जो यहाँ पे अच्छे तरीके से होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अधिक होता है। अधिक प्रेशर पे होने वाले अवशोषण को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये हम लोग बाकी साफ कर लेते हैं ताकि थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाए। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो छानने का काम करता है ना, अब छान लेने के बाद जो अशुद्ध पदार्थ है उसको ये इस नलिका में भेज देगा। जो अशुद्ध पदार्थ है, तो अशुद्ध पदार्थ यानी कि जैसे कि यूरिया है, अमोनिया है, ठीक ना, और भी पदार्थ को जैसे कि विटामिन वगैरह भी होता है ना, उसको भी इसी के साथ भेज देता है। ये जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में, ये क्या करते हैं, इसको जो भी कण दिखते हैं उसको पकड़ के भेज देगा, खराब चीज है, इसको फेंको शरीर से बाहर। इसमें आपके शरीर के अंदर का विटामिन है, हार्मोन है, उसे उससे कोई मतलब नहीं है, वो सबको बटोर के फेंकने लगता है बाहर।
चाहे यूरिया है, चाहे अमोनिया है, समझ रहे हैं बात को, ये सबको यहां से बाहर फेंकने लगता है, इस सबको भेज देता है कहां, इस वाली नलिका में, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए जो विटामिन है, हार्मोन्स है, उसका तो आपके शरीर को जरूरत है कि नहीं है, तो यहाँ पे ये जो बाकी यहाँ पे जो है आपको नलिका दिखाई दे रही है, देख पा रहे हैं आप लोग ये वाली, अब इनका रोल होता है, यानी इनका काम होता है। अब ये क्या करती हैं, एकदम ध्यान से देखती हैं कि पगला तो सब फेंक दिया है बाहर, ये सब शरीर से बाहर निकल जाएगा तो इसे आदमी मर जाएगा, है ना। ये अब क्या करते हैं, उसको एकदम ध्यान से देखेगा कि हाँ ये जरूरत का चीज है, उसको मतलब कि चुन चुन के दोबारा से उसको ब्लड सर्कुलेशन में दोबारा भेज देते हैं, रक्त में दोबारा भेज देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चयनात्मक पुनर्वशोषण। पुनर्वशोषण इसलिए कहा गया है क्योंकि दोबारा से हो रहा है, चयनात्मक क्योंकि चुन चुन के, ऐसा नहीं है कि सबको भेज दिया जा रहा है। बात को समझ रहे हैं आप लोग, जो इसमें लगता है इसको कि ये आवश्यक पदार्थ है, उसको चुन के दोबारा से वो ब्लड सर्कुलेशन में यानी कि शरीर के अंदर भेज देगा, समझ रहे हैं। अब बाकी जो वेस्ट चीज है उसको दोबारा इसी में कहेगा ना, आगे जो निकल बहरी, तो इस नलिका से होते हुए आगे वो कहां पहुंच जाएगा, आपके संग्राहक नलिका में। बात को समझ रहे हैं आप लोग। और ऐसे ऐसे कितना नेफ्रॉन है सर एक किडनी के अंदर, 10 लाख, तो ऐसा ऐसा 10 लाख किडनी जो है नेफ्रॉन काम करेगा। और इसी क्रम में जो होता है शरीर के अंदर पेशाब का निर्माण होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन जब बन जाएगा तो वो इस रास्ते से, यानी ये वाली नलिका देख रहे हैं आप लोग, इसको थोड़ा सा हम लोग साफ कर लेते हैं। ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये वाली जो नलिका दिखाई दे रही है जो किडनी से नीचे की तरफ निकल रही है, ये क्या करती है, ये इस रास्ते से जो है यूरिन जो है, पेशाब जो है आके और मूत्राशय में इकट्ठा होने लगता है, ठीक ना। यहाँ पे इकट्ठा होता है और कुछ समय बाद जो है आप उसको यूरिन यानी पेशाब को त्याग कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे मूत्राशय नहीं होता तो क्या होता है, किडनी जो है जितना जल्दी जल्दी बना ले जाएगा, हर 5 मिनट में जो है बाथरूम में रहेंगे, फिर से बना फिर से बना। लेकिन ये क्या करता है, इसको वहां पे इकट्ठा करता है, कुछ समय बाद आप जो है आप अपने यूरिन त्याग कर देते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन होता है ना, उसमें अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया एक बहुत ही विषैला पदार्थ है, बहुत उसमें से दुर्गंध भी आता है, समझ रहे हैं अमोनिया। अब यहां पे होता क्या है ना, अमोनिया को जो है कम विषैले पदार्थ यानी यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक ना। आपके यहाँ पे मूत्राशय में जो ये मूत्र इकट्ठा हुआ है, यूरिन इकट्ठा हुआ है, वो यूरिया के रूप में होता है। यूरिया जो है अमोनिया से कम विषैला होता है, उससे कम खतरनाक होता है, समझ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद ये यूरिया से दोबारा अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जहां पे कोई पेशाब करके जाता है ना, तो कुछ समय बाद फिर बसाने लगता है। उस समय नहीं महकेगा, लेकिन बाद में ज्यादा बसाने लगता है। कोई सरकारी हॉस्पिटल वगैरह, चाहे कोई सरकारी संस्थान में जाइएगा जहाँ साफ सफाई की इतनी व्यवस्था नहीं है, तो वहां पे देखिए कि दीवार पूरा गिरा देता है सब पेशाबे करके। कहां से ही क्या होता है, वहां पे जो यूरिया है दोबारा किसमें चेंज हो जाता है, अमोनिया में, और एकदम भयानक महकता भी है। बात समझ रहे हैं, कहां से ही क्या होता है, अमोनिया किसमें चेंज होता है, पहले यूरिया में। आप इसका त्याग कर देते हैं, और ज्यादा देर तक अगर आप त्याग नहीं करते हैं तो शरीर के अंदर जो है अमोनिया जो है यूरिया में चेंज होता है, दोबारा यूरिया से अमोनिया में चेंज हो जाएगा। और इस तरह की समस्याएं अगर बार बार आएंगे तो आप फिर बीमार पड़ेंगे। बात को समझ रहे हैं, तो उसको त्याग कर देना चाहिए समय समय पे। और जो है अमोनिया जो है ये ज्यादा विषैला होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक ना। अगर कुछ यहाँ पे पॉइंट छूटा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे दोबारा। और भी अन्य कोई अगर आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उस पर अपना जो है कमेंट लिख सकते हैं। और विज्ञान, गणित, चाहे अन्य भी जो विषय है उसको ऐसे ही आसान भाषा में पढ़ने के लिए आप एक बार हमारे चैनल से जुड़कर देखिए, आपको मोड़कर देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।